Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज टॉपिक ऑफ द डे में हम बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की। हाँ, हर हफ्ते आप लोगों के साथ ट्रेडिंग के ऊपर तो मेरी बहुत बात होती है और ट्रेडर्स जो हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं उन लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप सब ट्रेडिंग पे ही बात करते हो, कभी इन्वेस्टिंग की भी बात करें। तो दोस्तों 2023 स्टार्ट हो चुका है और जितने भी हमारे नए लोग हैं जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और इन्वेस्टिंग में उनका मन है कि हमको इन्वेस्टिंग को सीखना है, तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। कैसे हमको 2023 में एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो हम जो है वो बना सकते हैं, कैसे क्या तरीके होते हैं मल्टी बैगर पोर्टफोलियो को बनाने के। सबसे पहले तो ये समझें कि मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्या है। मल्टी बैगर पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें जो आने वाले कुछ टाइम में कई मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हमको दे पाएँ। तो बेसिकली मल्टी बैगर स्टॉक का रखना मतलब यही है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लें जो हमको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दें। तो दोस्तों, तो आज का टॉपिक भी मैंने यही रखा है, हाउ टू मेक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो इन 2023। 2023 में जो लोग अब नए जुड़ रहे हैं, किस तरह से मल्टी बैगर पोर्टफोलियो को बनाना है। दोस्तों, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाने का ड्रीम हर आदमी का, हर इन्वेस्टर का जो स्टॉक मार्केट में आता है उसका होता है। अब मेन मुद्दा ये है कि मल्टी बैगर पोर्टफोलियो नाम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको बनाएं कैसे। दोस्तों, केवल 2 लोग ही मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना पाते हैं। पहले वो जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और दूसरे वो जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है। अब जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके फोरफादर्स ने स्टॉक्स छोड़ दिए और उनको कुछ पता नहीं है क्या होता है और उन्होंने कभी वो स्टॉक्स को देखा ही नहीं और वो पड़े हुए हैं डीमैट में, उनके पास आ गए हैं और वो कई सालों से पड़े रहे, उनको तो बेचना भी नहीं आता स्टॉक्स को। तो वो बाद में जब उनको लगता है कि यार ये कीमत तो देखो, तो पता लगता है कि ये तो करोड़ों रुपए के स्टॉक्स हो गए हैं, तो फिर लगता है कि यार ये तो मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बन गया। तो ये थी किस्मत। और दूसरे लोग होते हैं जो मल्टी बैगर पोर्टफोलियो अपने आप बनाते हैं, अपनी नॉलेज से बनाते हैं, अपनी लर्निंग से बनाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके पिताजी ने या फोरफादर्स ने आपके लिए पोर्टफोलियो नहीं छोड़ा है तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मल्टी बैगर पोर्टफोलियो अपने बच्चों के लिए आगे कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, आज कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो शायद आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाने का, नॉलेज तो चाहिए। बिना नॉलेज के तो देखिए कुछ नहीं होगा, लेकिन नॉलेज से भी पहले सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर, जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और साथ में अपने आप के ऊपर। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी अलग अलग कंट्री के व्यूअर्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी कंट्री ग्रोइंग है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोइंग है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है आपकी कंट्री ऐसी है जहाँ पर ग्रोथ नहीं है बल्कि डी ग्रोथ है, तो आप इन्वेस्टिंग को ना चुने, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को ना चुने, बल्कि आप डेट या एफडीज की तरफ ही रहें। तो दोस्तों, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ,
अनडाउटेडली हिंदुस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली एक कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसने अब ऑलमोस्ट चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं हम। और हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ के लोगों को इन्वेस्टिंग से कोई डरना चाहिए। हाँ, मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो हिंदुस्तान से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। आप तो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप ये सोचो FII जो बाहर के लोग हैं वो आपकी कंट्री को चुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहला पॉइंट, आप अपनी नॉलेज और अपनी कंट्री की ग्रोथ पे विश्वास करें। नंबर 2, तो दोस्तों ट्रस्ट के बाद आप जाएंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमको अपना पैसा कितना मार्केट में लगाना है। ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप मार्केट में गए, आपको लगता है कि मेरे को इंडिया की इकोनॉमी में ट्रस्ट है और आपने 1 लाख रुपया डाल दिया और आपने स्टॉक्स ले लिए, अच्छे स्टॉक्स ले लिए, कोई भी स्टॉक्स ले लिए। मैं यहाँ अभी अच्छे और बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में, चाहे बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन बैलेंसिंग नहीं करी, तो वहीं आपका पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा एक टेंट लग जाएगा। तो दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आप किस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय जब आज आप जनवरी में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कुछ लोग मार्च में करें, कुछ लोग दिसंबर में करें, या किसी ने 6 महीने पहले किया होगा। हर समय मार्केट का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो अलग था। तो जिस समय आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस समय मार्केट की नब्ज को टटोल के एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपको बनाना है। बैलेंस पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है कि कितना पैसा मुझको स्टॉक्स में डालना है, कितना पैसा मुझे डेट में डालना है। डेट में मैं काउंट कर रहा हूँ, चाहे डेट में आप गोल्ड भी रख लो, डेट में आप बॉन्ड्स भी रख लो, डेट में आप FD भी रख लो। स्टॉक्स का मतलब स्टॉक्स। तो अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दे देता हूं, अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, PE रेशो, मार्केट की निफ्टी की PE रेशो क्या चल रही है उसके हिसाब से आप एक मोटे तौर पे बैलेंसिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स की कर सकते हो। जैसे अगर निफ्टी की PE 15 चल रही है तो आपको स्टॉक्स और डेब्ट का क्या रेशो रखना चाहिए। आप जो भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हो और अगर मान लो 15 की PE चल रही है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप 80% स्टॉक्स में और 20% आप डेट में डाल सकते हो। PE की रेशो एक अच्छी PE की रेशो है। क्यों है वो बाद में, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मोटे तौर पे अगर निफ्टी की PE 15 चल रही है तो आप 100 रुपये मार्केट में जिस समय भी लेके आ रहे हो तो आप केवल 80 रुपये डालोगे, 20 रुपये आप तब भी डेट में डालोगे। अगर निफ्टी की PE 20 चल रही है तो आप क्या करोगे, आप इसको 70 करोगे और इसको डेट को 30 करोगे। सेम वे अगर निफ्टी की PE 25 चल रही है तो आप इसको 60 करोगे और इसको 40% करोगे, और निफ्टी की PE अगर 30 चल रही है तो आप इसको 50% करोगे, इसको 50% करोगे। PE के ऊपर मैंने पूरे टॉपिक बना रखे हैं, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं मोटे तौर पे बता के चलूँ कि आज की डेट में अगर 20 की PE है तो मैं अगर लाख रुपया से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे 70% स्टॉक्स में रखना है, 30% डेट में डालना है। डेट का मतलब आप डेट, मैं गोल्ड को भी डेट में ले लेता हूँ, आप गोल्ड में रखो। 100 रुपये लेके आ रहे हो, आप 30 रुपये को गोल्ड, FD और बॉन्ड में बांट दो और 70 रुपये को आप स्टॉक्स में। अभी क्या लेने हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये लेके आया हूँ, 70 रुपये मुझे स्टॉक्स में डालने, 30 रुपये मुझे डेट में डालना है। तो पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, रेगुलर इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख रुपया ले आया हूँ तो मुझे 1 लाख ही डाल के ख़त्म कर देना। अगर आपको लगता है ये 1 लाख के बाद आप और पैसा मार्केट में नहीं ला सकते हैं तो इस 1 लाख की जगह आप 25,000 रुपये ही रखें। 75,000 रुपये को अभी भी आप कहीं बैंक में या अलग रख लें, ताकि कभी फर्दर हमें आगे भी इसको पैसा डालना है
तो अगर आपके पास रेगुलर इनकम कहीं से आ रही है और आपको लग रहा है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ही मार्केट में पैसा डालें। अगर मैं आज 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं हर साल कम से कम 50,000 रुपया तो मुझे और डालना ही है, तभी मैं आज 1 लाख से स्टार्ट करूंगा। और अगर मैं हर साल अब 50,000 रुपया नहीं डाल सकता हूं तो फिर मैं 25,000 ही रखूंगा, ताकि हर साल मैं 12,000 रुपये डाल पाऊं। तो अपनी चादर को देख के मार्केट में आप आए। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, सेफ पोर्टफोलियो बनाना है जहां आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बना रहेगा, अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा होगा जो आपकी चादर से बाहर होगा, वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको सेफ और एक कॉन्फिडेंट पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको रात को तंग ना करे। अब आता है चौथा पॉइंट, स्टेप नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं, हमने ट्रस्ट की बात करी, हमारे को अपनी इकोनॉमी पे ट्रस्ट है, हम तैयार हो गए कि मुझको एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो को बैलेंस किया, कितना मुझे स्टॉक में डालना है, कितना डेट में रखना है, उसको बैलेंस किया। उसके बाद ये भी सोच लिया कि अब मुझको इसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टेड रहना है और आगे भी पैसा और डालना है लॉन्ग टर्म में। अब चौथी बात आती है कि मुझको पैसा डालने के लिए, आज अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ, लाख रुपया लेके आया हूँ, 20 की पीई है और आज 70,000 रुपया मुझको डालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ ऐसे सेक्टर्स को चूज़ करूँगा जो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे सेक्टर होंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, सेक्टोरल एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप आम जिंदगी से उन सेक्टर्स को निकाल सकते हो जो आपको लगता है कि अगले 5, 7, 8 सालों में अच्छे होंगे। आम जिंदगी में हम आईटी की बात करते हैं, आम जिंदगी में हम फाइनेंस की बात करते हैं, आम जिंदगी में हम बैंकिंग की बात करते हैं, आम जिंदगी में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर ज़्यादातर क्या लगता है, केमिकल, बैटरीज, ये सब लगती हैं। तो फार्मा कंपनीज, आप ये सोचें, हम रोज़ फार्मा जो है, कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम होती रहती है, बीमार होते हैं लोग, और लगातार आपने पीछे देखा कि कोविड के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों बीमार पड़े। तो एक आम जिंदगी से आप सेक्टर को चूज़ करें, 5, 7, 8 सेक्टर्स आप एक बनाएं, और बहुत कॉमन सेक्टर्स होते हैं ये, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चौथा पॉइंट, आप एक सेक्टोरल एनालिसिस करें। 20, 25, 30 सेक्टर्स में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, 7, 8 सेक्टर मेरे ख्याल में सफिशिएंट है जो आपको लगता है कि मुझको पैसा रखना है। तो चौथा पॉइंट, सेक्टोरल एनालिसिस। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। सेक्टोरल एनालिसिस के बाद आता है मेन काम, उसका नाम है स्टॉक्स को छांटना, फंडामेंटल स्टॉक्स को छांटना, वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ों को, अगर किसी भी चीज़ को मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे 2 चीज़ों के बीच में 2 डाटा चाहिए, और अगर मुझको एक ए कंपनी को बी कंपनी से कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली अगर एक की सेल्स ज़्यादा है और दूसरे की कम है तो ऑब्वियसली एक कंपनी बेटर हो गई और दूसरी कंपनी उससे ठीक नहीं है। तो फाइनेंशियल जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको स्टडी करना आपको आना चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप सारी उम्र एडवाइज़र्स के भरोसे नहीं रह सकते। सारी उम्र आप टीवी में जो लोग आके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपको टिप्स दे रहे हैं या कॉल्स दे रहे हैं, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, एक बहुत बेसिक स्टडी है। फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ मेजर पैरामीटर्स हैं। किसी कंपनी की सेल्स दूसरी कंपनी की सेल से ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो बेटर है। एक कंपनी के अंदर डीआईआई ज़्यादा होल्डिंग ले रही है और दूसरे में कम है तो ऑब्वियसली डीआईआई जिसमें ज़्यादा होल्डिंग ले रहा है या एफआईआई जिसमें होल्डिंग ज़्यादा ले रहा है वो बेटर कंपनी है। एक कंपनी डेट ले रही है, एक कंपनी डेट में जा रही है, एक कंपनी डेट फ्री है तो ऑब्वियसली डेट फ्री वाली कंपनी है। ये बहुत सिंपल पैरामीटर्स हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, लोग ऐसे ही घबराते हैं। हाँ, इनको पढ़ना थोड़ा सा कम्बरसम होता है कि डिफरेंट साइट पे जाके आप कहाँ किस किस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन फंडामेंटल
कंपनीज को ढूंढना, एक अच्छा फंडामेंटल कंपनीज, अगर फाइनेंशियल डाटा किसी कंपनी के अच्छे हैं तो हम मान के चलते हैं वो कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी होगी। मैं मानता हूं कि केवल फाइनेंशियल डाटा काफ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल डाटा बहुत कुछ उजागर करता है। एक कंपनी जिसके फाइनेंशियल डाटा अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में वो अच्छी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी जिसके फाइनेंशियल डाटा अच्छे नहीं हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स आपको समझने पड़ेंगे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो की अगर आप बात करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी समझ आपको होनी चाहिए। और फंडामेंटल पैरामीटर्स को कैसे पढ़ा जाता है, इसमें हमारा जो लर्निंग स्क्रीनर है VSM, UDTS VSM, उसने बहुत हेल्प करी है स्टूडेंट्स को एक आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए, उसके पैरामीटर्स को जज करने के लिए, डिफरेंट पीयर ग्रुप कंपनीज को का एनालिसिस करने के लिए, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए VSM बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, या लॉन्ग टर्म में वो कैसा होगा, मल्टीबैगर होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब केवल हम ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, इस साल से हम इन्वेस्टिंग की भी बात करने जा रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि अगर एक एपिसोड हमारा ट्रेडर्स के लिए है तो दूसरा एपिसोड हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी हो। तो हाँ, कोशिश यही रहेगी कि फंडामेंटल पैरामीटर्स को कैसे स्टडी करना है वो हम हर हफ्ते जो है वो टॉपिक ऑफ द डे में ज़रूर बात करेंगे। कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हमको देखने चाहिए किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ छठे स्टेप पे, और ये है लास्ट स्टेप, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाना है। आपको अपना पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव बनाना है, या आपको अपना पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव और एग्रेसिव दोनों रखना है, यानी कि मॉडरेट आपको रखना है। तो दोस्तों, अब यहाँ आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर निर्भर करता है कि मुझको अपना पोर्टफोलियो कैसा रखना है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव आदमी हूँ और मुझको लगता है कि नहीं यार, मैं छोटे प्रॉफिट में खुश हूँ, छोटे नुकसान में खुश हूँ, तो मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। और अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो मुझे केवल और केवल उन सेक्टर्स को जिनको मैंने चूज़ किया है, उनके लार्ज कैप की बढ़िया टॉप 3 कंपनीज, टॉप 3 कंपनी की बोलता हूँ, एक क्यों नहीं बोल रहा हूँ, एक इससे बोल रहा हूँ कि डिफरेंट नेस्ट में, डिफरेंट बास्केट में अपने अंडे रखें तो शायद बेटर होगा। एक बास्केट में सारे एग्स को डालना ठीक नहीं है। तो अगर मैंने एक आईटी को चुना और मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो आईटी के टॉप 3 कंपनीज जिनके फंडामेंटल डाटा बहुत बढ़िया हो, उसके अंदर मुझको अपना पैसा डालना चाहिए बराबर में। अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रिस्क और ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर मुझको जाना चाहिए, मान लो आईटी की बात कर रहे हैं तो आप आईटी के मिड कैप में चले जाओ। मिड कैप के जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से टॉप 3, 4, 5 कंपनीज को चुने, उनको थोड़ा सा स्टडी करें और उनके अंदर भी आप बराबर बराबर पैसा डाल सकते हैं। सेम वे, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो ज़्यादा रिटर्न दे, ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क के लिए तैयार रहें, तब आपको चूज़ करना है स्मॉल कैप। ये वो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन साथ में ही इनमें नुकसान भी जल्दी होता है, तो इनके साथ रिस्क ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये है स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। फिर एक आता है मिड कैप और एक लार्ज कैप, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ये बहुत सिंपल वे में मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से हमको एक पोर्टफोलियो को प्लान करना है। या अगर मैं 2023 में हूँ जनवरी में और मुझे आज अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो इन 6 चीज़ों का मुझको ध्यान रखना है। अगर ये 6 चीज़ों के हिसाब से मैं चलता हूँ तो
कोई नहीं रोक सकता आपके पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर ना बनने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्वेस्टिंग का ये एपिसोड जारी रहेगा हर हफ्ते, और कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग के नए तरीके, सही तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.